यूरेका पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम भारत और आसियान के संबंध के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से चीन, जो एक समय बंद अर्थव्यवस्था थी और वहाँ से निकल कर के चीन ने अपने हालात को सुधारा और वर्तमान समय में विश्व पटल पे चीन की आर्थिक स्थिति किसी महाशक्ति से कम नहीं है। इन चीज़ों के बारे में हम आकलन करेंगे और चीन के क्रमबद्ध तरीके से जो चीन ने जो बदलाव किया अपनी अर्थव्यवस्था में, इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। चीन वर्तमान विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर छाया हुआ है। वर्तमान समय में चीन की जीडीपी 19.4 ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है। आर्थिक सुधार की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जा रहा है कि इस गति से चलते हुए चीन 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। चीन में समय के साथ कई आर्थिक सुधार किया गया और भी भिन्न कारण थे जिस वजह से चीन आज ये उपलब्धि प्राप्त कर सका है। तो हम इनके चरणबद्ध तरीके से जो आर्थिक सुधार किया गया, इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो इन चीज़ों को जानने से पहले सर्वप्रथम हम एक बार नज़र डालते हैं 1970 के दशक से पूर्व की जो चीन की अर्थव्यवस्था थी, उन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली और पीपुल्स रिपब्लिक चाइना का स्थापना हुआ। यह वही समय था जब चीन अपने आप को समाजवादी सोवियत मॉडल यानी कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर ढलने का निर्णय लिया था और चीन भी कमोबेश सोवियत मॉडल के अकॉर्डिंग ही केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को संरचनाबद्ध किया था। लेकिन चीन के लिए ये उतना सफल नहीं रहा और बाद के वर्षों में चीन को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन सही समय पे चीन के द्वारा इन चीज़ों में बदलाव करते हुए और अपनी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन कर लिया चीन के नेताओं ने, जिसका परिणाम आज आप देख सकते हैं कि चीन किस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है। 1970 के दशक में चीन अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। सर्वप्रथम जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पे सभी प्रमुख उद्योग, कृषि, बैंकिंग और व्यापार सरकार के नियंत्रण में थी। निजी संपत्ति का लगभग पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया था। दूसरी जो है, वहाँ पे सामूहिक कृषि किया जाता था। 1950 के दशक में ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर के किसानों में बांटी गई। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड महान छलांग नामक नीति लागू की गई। इसके तहत गांवों को कम्यून्स में बदला गया और सामूहिक खेती यानी कि वहाँ पे कॉमन खेती किया जाता था और सामूहिक श्रम पर बल दिया जाता था। इसका परिणाम जो है बहुत ही नकारात्मक रहा और वहाँ उत्पादन घटा, भूखमरी फैली और 1959 से लेकर के 1961 के बीच भयंकर वहाँ पे फेमिन यानी कि वहाँ पे भूखमरी का स्थिति आया, दुर्भिक्ष आया, जिसमें करोड़ों लोग वहाँ पे मर गए, उनकी मृत्यु हो गई भूख के कारण। जो तीसरी जो विशेषताएं हैं वो है भारी उद्योग पर बल। सोवियत मॉडल को अपनाते हुए चीन ने भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया। चीन का जो मॉडल था उसमें ये क्या थे तो खेती से पूंजी निकालकर भारी उद्योग स्थापित करने पर बल दिया करते थे, जो कि पूर्ण तरीके से विफल रहा। ये उतना ग्रोथ रेट नहीं दे पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि सोवियत प्रभाव भी चीनी अर्थव्यवस्था पे अत्यधिक था। 1950 के दशक में चीन ने यूएसएसआर से तकनीकी सहायता एवं योग्यताएं प्राप्त की। 1953 से 57 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चीन में लागू किया गया, जो कि यूएसएसआर की तरह राज्य योजना आधारित विकास का मॉडल था। 1960 के दशक में चीन सोवियत संघ संबंध बिगड़ने से चीन को आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सांस्कृतिक क्रांति के बारे में समझते हैं। 1996 से 76 के मध्य माओ त्से-तुंग के द्वारा यह चलाया गया था ताकि समाज से पूंजीवादी सोच और पुराने विचारों को मिटाया जा सके। इसका भी चीन के समाज पे, चीन के अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा था। चीन में आर्थिक सुधार और 1970 के दशक के बाद चीनी अर्थव्यवस्था को हम समझते हैं। आज जो आप वर्तमान समय में जो चीन की अर्थव्यवस्था देख रहे हैं,
इसमें इन सभी सुधारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन चीज़ों को समझना बहुत सारे देश जो विकासशील देश हैं वर्तमान समय में चीन को एक मॉडल के रूप में वर्तमान समय में देखते हैं। उसके आर्थिक शक्ति को, उसके आर्थिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं और अपने देश में भी इस प्रकार के विकास को हासिल करना चाहते हैं। तो आइए हम चीन में आर्थिक सुधारों के बारे में जानते हैं और 1970 के दशक के बाद जो चीनी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया, जो कि चीनी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया ये सोवियत मॉडल से ठीक विपरीत था। सोवियत संघ में जब समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जब परिवर्तन किया जा रहा था तो उन्होंने सडनली अचानक जो है उन चीज़ों में परिवर्तन किया। शॉक थेरेपी उसका नाम भी दिया गया, जो कि बहुत ही व्यापक पैमाने पे विफल रहा। लेकिन चीन ने इस चीज़ से सीख लेते हुए अपनी अर्थव्यवस्था में क्रमबद्ध तरीके से चीन के द्वारा जो है परिवर्तन किया गया था। 1970 के दशक की शुरुआत में चीन गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 1958 से 61 के ग्रेट लीप फॉरवर्ड असफल रहा। करोड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और 1966 से 76 के मध्य चलाए गए कल्चरल रिवॉल्यूशन से शिक्षा, उद्योग और प्रशासन सब अस्त व्यस्त हो चुका था। देश आर्थिक ठहराव में चला गया था। इसी बीच 1976 में जो माओ त्से-तुंग थे जिन्होंने ये कल्चरल प्रोग्राम चलाया था, इनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद चीन ने एक आर्थिक मोड़ की शुरुआत की, आर्थिक बदलाव की शुरुआत की। जो चीन के द्वारा जो मुख्य रूप से जो सुधार किया गया वो दो तरीके का था। सबसे पहले तो चीन ने अपने विदेश नीति में बदलाव किया और इसके बाद में चीन में 4 आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा गया, आधुनिकीकरण किया गया 4 सेक्टर में। तो सर्वप्रथम जो विदेश नीति में जो बदलाव था वो चीन का यूएनओ में एंट्री था और अमेरिका एवं पश्चिमी देशों से बेहतर संबंध बनाना था। इससे पहले चीन विदेशी रूप से और आर्थिक दोनों तरीके से अपने आप को एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में रखता था और विदेशी रूप से भी चीन की जो नीति थी वो अलग थलग रहने की नीति थी। चीन का बेहतर संबंध यूएसएसआर के साथ था। आइए हम क्रमबद्ध तरीके से अब इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विदेश नीति में चीन के द्वारा क्या बदलाव किया गया, जो कि चीन में आर्थिक बदलाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। विदेश नीति में बदलाव के क्रम में 1971 में चीन का जो सबसे जो पहला बदलाव था कि 1971 में चीन का प्रवेश होता है यूएनओ में। साथ ही साथ 1972 में अमेरिका से अपना संबंध मजबूत करता है चीन और अपने एकांतवाद को ख़त्म करता है। पश्चिम के देशों से आर्थिक रणनीति संबंध मजबूत करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1972 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने चीन की ऐतिहासिक यात्रा की और साथ ही साथ इस प्रकार चीन की अलग थलग की नीति समाप्त हुई और वह वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने लगा। और जब 1973 में चीन पीएम चौ एन लाई ने कृषि, सेना और उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इन 4 सेक्टर में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था और बाद के समय में जाकर के इसी प्रस्ताव के आधार पर 1978 में तत्कालीन पीएम जो देंग श्याओपिंग थे, इन्होंने आर्थिक सुधार एवं ओपन डोर की नीति को अपनाया। ये ओपन डोर की नीति जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट माना जाता है। इस नीति की घोषणा की और इसके बाद में चीन की जो आर्थिक दिशा और दशा है वर्तमान समय में वो अब सबके समक्ष है। तो अब हम बात करते हैं चीन में किए गए मुख्य आर्थिक सुधार के बारे में। सर्वप्रथम जो था वो बाजार आधारित सुधार चीन में किया गया। चीन द्वारा समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसका मतलब था राज्य नियंत्रण जारी रहेगा लेकिन बाजार की भूमिका बढ़ा दी गई थी। लेसिस फेयर की नीति इसको कहा जाता है कि राज्य जो है एक मूक दर्शक की तरह होता है, मार्केट इसमें मेन मुखिया की तरह होता है और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में चीज़ों की कीमत जो है वो बाज़ार के अनुसार तय की जाती है, न कि सरकार के अनुसार। विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया। सबसे क्रांतिकारी निर्णय था 1980 में 4 विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए जिसे सेज के नाम से जानते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ विदेशी निवेश, आधुनिक तकनीक और निर्यात आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद में चीन में जो है प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे जो है पुनः अनुमति दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दिया गया उद्योग धंधा लगाने का
फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया गया, इसके लिए सेज बनाए गए थे, विदेशी कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। ये चीन के द्वारा किया गया बाज़ार आधारित सुधार था और ये जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण भी इसी का एक पार्ट था, जो कि सभी पूंजी विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए इसका मुख्य रूप से निर्माण किया गया था। और भारत में भी बाद के वर्षों में ऐसे बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए और अन्य भी देश जो आर्थिक विकास क्षेत्र के अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाते हैं, जिससे कि वहाँ पे विदेशी निवेश को लुभाया जा सके। साथ ही साथ वहाँ पे कृषि में भी कुछ सुधार किया गया, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लागू किया गया, यानी खेती सामूहिक रूप से नहीं बल्कि परिवार के आधार पर होगी। किसान उत्पादन का एक हिस्सा सरकार को देते थे और बाकी बेच सकते या वो खुद उपयोग कर सकते थे। तो इस प्रकार का परिवर्तन चीन में जो है किया गया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में किस प्रकार से चीन विश्व पटल पे एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक एवं कूटनीतिक शक्ति, तकनीकी शक्ति, सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर, इन सभी मामले में चीन आज मजबूती के साथ विश्व पटल पे खड़ा है। तो हम चीन के सर्वप्रथम हम चीन के आर्थिक शक्ति को हम देखते हैं। 1978 में किए गए आर्थिक सुधार के बाद चीन की जीडीपी 8 से 10% की दर से बढ़ रही है। चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2025 में $19.4 ट्रिलियन अनुमानित चीन की जीडीपी है। विश्व में वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से चीन प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि चीन में व्यापक पैमाने पे जो है निर्माण कार्य किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही व्यापक पैमाने पे फैक्ट्री लगाए गए हैं। तो वस्तु निर्माण शैली में चीन एकदम निपुण है और प्रोडक्शन चीन में अत्यधिक किए जाते हैं, चाहे वो कार का प्रोडक्शन हो या फिर और भी अन्य सेक्टर में, चाहे वो मोबाइल सेक्टर हो, अन्य भी चीज़ों को लेकर के। अब जब सैन्य शक्ति की बात करें तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो PLA, जो चीन की जो सेना है, दुनिया की सबसे बड़ी अस्थाई सेना चीन के पास है वर्तमान समय में। चीन ने आधुनिक हथियार, साइबर क्षमता और अंतरिक्ष तकनीक में तेज़ी से प्रगति की है। चीन एक न्यूक्लियर पावर देश भी है। चीन की राजनीतिक एवं कूटनीतिक शक्ति के बारे में हम जानते हैं। चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य है। इसके बाद में वन बेल्ट वन रोड OBOR और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जैसी परियोजना के जरिए चीन ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक अपना आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव फैलाया हुआ है। विकासशील देशों में निवेश कर चीन ग्लोबल साउथ में नेतृत्व का दावा करता है और वर्तमान समय में चीन इन्हीं चीज़ों के माध्यम से ग्लोबल साउथ को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है, यहाँ के विकासशील देशों को प्रभावित कर रहा है। जब हम तकनीकी शक्ति की बात करते हैं तो चीन ने AI, 5G और स्पेस टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज़ी से प्रगति किया है। चीन वर्तमान में सबसे अधिक कार का निर्यात करता है। सर्वाधिक कार का प्रोडक्शन चीन में किया जाता है। सांस्कृतिक एंड सॉफ्ट पावर की जब हम बात करें तो चाइनीज़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को कई विकासशील देश के द्वारा एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसके बाद में चीन जो है वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के माध्यम से चीन अपनी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है। तो इस प्रकार से चीन जो है वर्तमान समय में इन्हीं प्रभावों की वजह से सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर करके सामने आया है। अब हम चीन के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियों को देखते हैं कि किस प्रकार से चीन आर्थिक रूप से इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी कुछ समस्याएं हैं जो जिनको लेकर के विश्व पटल पे चर्चा की जाती है और चीन की आलोचनाएं भी की जाती है और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई बार एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि चीन एक आर्थिक शक्ति के रूप में, महाशक्ति के रूप में स्थापित होने के बावजूद भी वहाँ के कुछ सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन चीज़ों के बारे में व्याख्या कीजिए। तो आप उसमें इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस चीन के आलोचना के तौर पे भी इसको देख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जो आर्थिक चुनौती है चीन में
और अन्य भी विकासशील देश एवं विकसित देशों में, बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जाता है इन चीज़ों को लेकर के। बढ़ती असमानता, आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, जो इनकम को लेकर के गैप, और साथ ही साथ जो गिनी इंडेक्स में जो चीन का जो इंडेक्स है वो 46.5 है, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और ये आर्थिक असमानता को दर्शाता है कि किसी भी देश में किस प्रकार का इनकम गैप है, और साथ ही साथ वेल्थ के मामले में समाज में किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। साथ ही साथ वहाँ पे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय का अंतर 3 गुना तक है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनके जो इनकम है उसमें 3 गुना तक का अंतर पाया जाता है। और समान विकास क्षेत्र के अनुसार वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र या फिर कुछ दूर दराज के क्षेत्रों का उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि वहाँ पे कुछ प्रमुख शहर हैं, और यानी कि क्षेत्रीय असमानता है वहाँ पे विकास में। अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो एक समान विकास चीन में नहीं हो पाया। नेक्स्ट, जब हम राजनीतिक चुनौती या आलोचना की हम बात करें तो चीन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियां हैं कि वहाँ पे एक दलीय प्रणाली है, और वहाँ पे प्रेस की आज़ादी एवं स्वतंत्र चुनाव नहीं होता है। एक प्रकार से ये देखा जाए तो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। इस चीज़ को लेकर के चीन की आलोचना की जाती है कि चीन एक गैर लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे प्रेस की आज़ादी नहीं है और वहाँ पे स्वतंत्र चुनाव नहीं होता है, और साथ ही साथ वहाँ पे एक दलीय शासन प्रणाली है, जो कि चीनी अर्थव्यवस्था, चीनी जो शासन व्यवस्था है, इन चीज़ों के आलोचना के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब हम सामाजिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक रूप से जो चुनौती है चीन में वो है वृद्ध होती जनसंख्या। एक समय था कि चीन की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सर्वाधिक थी, और वर्तमान समय में भी भारत और चीन में जनसंख्या को लेकर के कंपटीशन ही है। और चीन में यूथ पॉपुलेशन काफ़ी अधिक था, जो कि एक मानव श्रम के रूप में, मानव संसाधन के रूप में चीन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया उस पॉपुलेशन ने। और बाद के समय में जाकर के चीन ने अपने जनसंख्यांकी नीति में परिवर्तन भी किया है, और चीन में ऐसा देखा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि दर अब नकारात्मक हो चुका है, और वहाँ पे 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या के जो लोग हैं उसमें 20% से अधिक लोग जो है चीन की जनसंख्या में जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है। तो ये एक चीन के लिए चुनौतीपूर्ण चीज़ें हैं कि सामाजिक हाशिए हो रहा है, वहाँ पे मानव संसाधन की कमी हो रही है क्योंकि वृद्ध जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वहाँ पे। जब हम क्षेत्रीय चुनौतियों के बारे में बात करते हैं तो भारत, जापान और अमेरिका के साथ में चीन का कुछ विवाद भी है वर्तमान समय में। भारत के साथ लद्दाख एवं अरुणाचल को लेकर के विवाद चलता रहता है, सीमा विवाद है। साथ ही साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर के जापान, फिलीपींस, वियतनाम से विवाद होता है, और ताइवान के मुद्दों को लेकर के अमेरिका से भी मतभेद चलता रहता है चीन का। और पर्यावरण की चीज़ों को अगर देखें तो प्रदूषण और संसाधन का संकट महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस चीज़ को लेकर के चीन की आलोचना की जाती है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2024 के अनुसार चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश है। CO2 उत्सर्जन में 31% की वैश्विक भागीदारी रखता है चीन, और साथ ही साथ चीन में विकास के नाम पे संसाधन का जो दोहन है वो किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में संसाधन का संकट पैदा कर सकता है चीन के सामने। जब हम वैश्विक छवि की बात करें तो मानवाधिकार को लेकर के चीन का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आलोचना किया जाता है, क्योंकि चीन में वैश्विक छवि और मानवाधिकार से जुड़ी हुई चीज़ों को अगर देखा जाए तो वहाँ पे वही गैर मुस्लिम है जो जिनजियांग प्रांत में, उनके ऊपर चीन के गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला अत्याचार, और साथ ही साथ हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का चीन सरकार द्वारा किया जाने वाला दमन, इन चीज़ों को लेकर के चीन की आलोचना भी की जाती है वैश्विक स्तर पे। 1970 के दशक के सुधारों से लेकर के आज तक चीन ने जिस तेज़ी से विकास किया है वह आधुनिक विश्व राजनीति का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। चीन का आर्थिक प्रभाव, सैन्य ताकत और तकनीकी क्षमता उसे एक पूर्ण महाशक्ति की दिशा में अग्रसर करती है, लेकिन उसी चुनौतियां यह तय करेगी कि
क्या वह अमेरिका जैसी अस्थायी और विश्वसनीय महाशक्ति बन पाएगी या नहीं। अगर चीन अपनी असामान्यता, पर्यावरण और राजनीतिक पारदर्शिता के संकटों को सुलझा लेता है तो उसका 21वीं सदी का चीन का जो सपना है वो साकार हो सकता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत और चीन के संबंध के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम उन मुद्दों को देखेंगे जिन चीज़ों को लेकर के भारत और चीन के मध्य विवाद बना हुआ है। और जाते जाते हम एक कार्टून को देखते हैं जो चीन के शक्ति को प्रदर्शित करता है। वो कार्टून ड्रैगन जिसमें बना हुआ है उसको चीन के शक्ति के रूप में दिखाया गया है इस कार्टून में। कई बार एग्ज़ाम में कार्टून ये देखिए आप इस चीज़ को कि किस प्रकार से ड्रैगन और ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और ये ड्रैगन का शक्ल इसमें दिया गया है। ये चीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ड्रैगन दिखाया जा रहा है। चीन के इकोनॉमिक पावर को इस तस्वीर के माध्यम से कार्टूनिस्ट ने दिखाया है जो चीन की शक्ति का प्रदर्शन करता है। और साथ ही साथ एक चीज़ आप याद रखिए, चीन के कुछ लीडर्स हैं उनके क्रम याद रखिए। माओ त्से-तुंग जिन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्थापना किया। उसके बाद में चाओ एन लाई जिन्होंने आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे थे। और इसके बाद में जो आए थे वो देंग श्याओपिंग थे जिन्होंने एक्चुअली ओपन डोर की नीति का वहाँ पे घोषणा किया था। इन चीज़ों को याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम भारत और चीन के रिश्ते को